ये है डे 3 ऑफ करियर बेस्ड इथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। और ये है डे 3 के कुछ टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं। आर्प, DNS, नेट एंड DHCP। आज के जो टॉपिक्स है वो हमारा जो डे 2 था उसका जो लास्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ एड्रेसेस, उससे रिलेटेड है। तो हम ये करेंगे कि पहले हम टाइप्स ऑफ एड्रेसेस को एक बार रिवाइज़ कर लेंगे ताकि आपको डे 3 आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एड्रेसेस के ऊपर। ये कुछ टाइप्स ऑफ एड्रेसेस है जो हमने कवर किए थे। इसमें एक और था लूप बैक एड्रेस, बट हमारे लिए अभी फ़िलहाल जो टॉप 3 एड्रेसेस हैं उनको ही समझना ज़रूरी है। फर्स्ट है यहाँ पे प्राइवेट एड्रेस। प्राइवेट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपको राउटर या और जो आपका नेटवर्किंग डिवाइस जिससे आप अभी कनेक्टेड हो वो आपको प्रोवाइड करता है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट एड्रेस सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेशन में ही आपके लिए काम में आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा हो 192.168.1.10। ये आईपी एड्रेस आपकी आइडेंटिटी होंगी उस नेटवर्क में और ये एड्रेस आपको इंटरनली कम्युनिकेशन करने में हेल्प करेगा। अगर आपको आउट ऑफ द नेटवर्क कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए आपको पब्लिक एड्रेस चाहिए होगा जो आपको आपका ISP प्रोवाइड करेगा। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तभी आपको पब्लिक एड्रेस दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको पब्लिक एड्रेस नहीं मिलेगा। पब्लिक एड्रेस आपको इंटरनेट पे लेके जाने में हेल्प करेगा। थर्ड टाइप का जो एड्रेस है वो है फिजिकल एड्रेस। इसको मैक एड्रेस भी बोलते हैं और ये मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करता है हर एक नेटवर्किंग डिवाइस को, चाहे आपका राउटर हो, स्विच हो, रिपीटर हो, एक्सेस पॉइंट हो, एक्सेट्रा। आपके सिस्टम में जो वाईफाई अडेप्टर कार्ड है उसका भी एक मैक एड्रेस होता है और इस एड्रेस को हम नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते, ये परमानेंट एड्रेस होता है। हाँ, यहाँ पे जैसा आप देख रहे होंगे एक नोट मैंने लिखा है कि इसको हम टेम्परेरीली सॉफ्टवेयर बेसिस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट फिजिकली चेंज करना इसको पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लूप बैक एड्रेस हमने समझ लिया था, अभी इसमें उसके रिवीजन की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं आप आज के हमारे टॉपिक्स के ऊपर। आर्प, DNS, नेट एंड DHCP। शुरू करते हैं हम आर्प से। आर्प का मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है IP एड्रेस से मैक एड्रेस रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने दिया हूँ, आप इसको भी देख सकते हो। जब भी एक नेटवर्क में किसी डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन करना होता है तो उसको मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हम और आसानी से अगर समझना चाहें तो इस एग्जांपल से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ एक, थोड़ा इसको हम जूम करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कंप्यूटर A है हमारे पास में और कंप्यूटर A को कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर B से। ठीक है, अब A के पास में B का IP एड्रेस है, ये रहा B का IP एड्रेस, ये A के पास में है। ठीक है, बट कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होने के लिए A को B का मैक एड्रेस पता होना भी ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो उसका रीज़न है, उसमें डिफ्रेंशिएशन है IP एड्रेस और मैक में कि IP एड्रेस यूज़ होता है डिवाइस को लोकेट करने में। ठीक है, कि नेटवर्क में आपका डिवाइस कहाँ पे है, और मैक एड्रेस यूज़ होता है उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, तो अब होगा यहाँ पे ये कम्युनिकेशन पूरे करने के लिए कि सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि उसके आर्प कैश, एक आर्प कैश बनती है जिसमें प्रीवियस हिस्ट्री होती है मैक एंड IP की, एक टेबल बना होता है। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे हम किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कम्युनिकेशन एग्जाम्पल के लिए होगा ये कि A जो है वो सबसे पहले आर्प कैश चेक करेगा कि उसके पास में B का मैक एड्रेस है क्या। ठीक है, अगर है तो कम्युनिकेशन हो जाएगा और अगर नहीं है, इन केस हम मानते कि नहीं है, तो फिर होगा ये कि A जो कंप्यूटर A है वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करेगा पूरे नेटवर्क में। अब इस नेटवर्क में आप देखोगे टोटल यहाँ पे 3 सिस्टम आपको दिखेंगे, B, D और C। बट अगर मैक एड्रेस है A के पास में तो डायरेक्टली B से कम्युनिकेशन हो जाएगा, और नहीं है तो A फिर ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा कि इस एड्रेस का मैक एड्रेस चाहिए। तो अब ये IP एड्रेस तो B का है तो D और C रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, B रिस्पॉन्स करेगा उसके मैक एड्रेस के साथ में, जिससे कि फिर ये कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर्प के कुछ कमांड भी होते हैं जिससे कि हम आर्प कैश देख सकते हैं और मैन्युअली आर्प लिस्ट के अंदर हमारे हिसाब से मैक एड्रेस एंड IP एड्रेस की लिस्ट इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली वहाँ चलते हैं, हम किस तरीके से उसको एक्सेस करेंगे। आपको जाना होगा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, इसकी कमांड है arp-a। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास टेबल फॉर्मेट में कुछ चीज़ें आ गई है, इंटरनल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस एंड टाइप। तो यहाँ पे हमारे पास IP एड्रेस है, मिडिल वाले कॉलम में हमारे पास मैक एड्रेस है और राइट वाले कॉलम में हमारे पास में उसका टाइप दिया है। तो यहाँ पे 2 टाइप के आर्प एड्रेस हो सकते हैं, एक है डायनामिक, एक है स्टैटिक। डायनामिक एड्रेस वो है जो ब्रॉडकास्ट करने के बाद जो कम्युनिकेशन बन रहा है उस केस में अगर मैक एक्वायर हो रहा है तो वो डायनामिक टाइप है। और स्टैटिक टाइप का मतलब ये है कि
किसी यूज़र ने मैन्युअली इस लिस्ट के अंदर मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस को एंटर किया है। ठीक है, तो मैं आपको एक करके बताता हूँ किस तरीके से होता है। आपको कमांड लगाना है arp-s फॉलोड बाय एक आईपी एड्रेस। यहाँ पे डेमो के लिए मैं एक रैंडम आईपी एड्रेस ले रहा हूँ 1.90 और फॉलोड बाय आपको उसका मैक एड्रेस पता होना चाहिए जो आपको आर्प लिस्ट में ऐड कराना है। तो हम एक मैक एड्रेस यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 1.90 की हमने एंट्री की थी, वो यहाँ पे सेकंड पे दिख रहा है, और ये हमने मैक एड्रेस यहाँ पे उसको दिया था, और ये स्टैटिक है। तो अब कभी भी अगर मेरे सिस्टम को इस आईपी का मैक चाहिए होगा तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं भेजेगा, वो डायरेक्टली इस लिस्ट में से उसको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको डिलीट करना है arp-d और आपको वो आईपी एड्रेस एंटर करना होगा। ठीक है, यहाँ से वो एंट्री डिलीट हो गई। तो इस तरीके से आप CMD के कुछ कमांड्स के थ्रू आप कैश को एक्सेस कर सकते हो और स्टैटिक एड्रेस भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल भी बनाया है कि जिससे आपको आर्प बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जांपल का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जनरली हम लोग किसी कैफ़े में जाते हैं या कोई ऐसा पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं जिसकी कोई लिमिटेशन होती है, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स। तो इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि आर्प किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में 2 कॉलम्स बने हुए हैं, एक कॉलम एम्प्टी है, हम अभी देखेंगे उसमें क्या आता है। तो एग्जांपल आप समझ लो कि 30 मिनट्स का फ्री वाईफाई है, हमको समझना है कि यहाँ पे यूज़र को वो किस तरीके से असाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एड्रेस मेरा है, ऐसा मान के चलते हैं माई डिवाइस 192.168.1.10। मैं पहली बार इस वाईफाई से कनेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, तो रूल ये बोलता है कि मुझे 30 मिनट्स मिलना चाहिए। ठीक है, जो कि मुझे मिले। मैंने उसमें से 10 मिनट्स यूज़ कर लिया। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि मैंने क्या किया, उसमें से 10 मिनट्स यूज़ कर लिया और फिर मैं उस वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो गया। तो मेरे कोटे के 20 मिनट्स अभी लेफ़्ट है। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद मैं फिर से उसी वाईफाई से कनेक्ट हुआ, तो उस सिस्टम को कैसा पता चलेगा कि मैंने प्रीवियसली उस नेटवर्क से कनेक्ट किया था और मुझे सिर्फ 20 मिनट्स ही देना है, ना कि 30 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे काम में आती है आर्प लिस्ट, जो कि राउटर में भी होती है। तो अब हम हमारा सेकंड कॉलम फिल आउट कर लेंगे। यहाँ पे आएगा मैक एड्रेस। जैसे आपको अभी मैंने बताया कि किसी भी कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए मैक एंड आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है। तो जब हम उस नेटवर्क से कनेक्ट हुए थे तो सिस्टम ने हमें आईपी एड्रेस दिया था और हमसे हमारा मैक एड्रेस लिया था। तो यहाँ पे हम डेमो के लिए मानते हैं कि मेरा मैक एड्रेस है ये। ठीक है, 123 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो सिस्टम के पास में लिस्ट है कि इस मैक एड्रेस ने प्रीवियस टाइम 10 मिनट्स यूज़ कर लिया था। अब यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, मैं क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था तो हो सकता है इन द मीन टाइम सिस्टम ने 1.10 वाला आईपी एड्रेस किसी और को असाइन कर दिया हो, और अब जब मैं कनेक्ट हुआ हूँ तो हम मानते हैं कि मेरा आईपी एड्रेस न्यू है। मेरा आईपी एड्रेस मान लो ये है 1.50। तो इससे ये नहीं होगा कि मुझे फिर से 30 मिनट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सिस्टम के पास में मेरा मैक एड्रेस है और वो मेरे डिवाइस से लिंक है, वो फिजिकल एड्रेस है, वो डिवाइस का चेंज नहीं होगा। तो सिस्टम को पता है कि ये डिवाइस पहले कनेक्ट हुआ था और उसने 10 मिनट्स यूज़ किया था। अब चाहे मेरा आईपी एड्रेस बदल गया, मुझे मिलेंगे सिर्फ 20 मिनट्स ही। अब यहाँ पे और 2 एड्रेस है 1.11 एंड 1.12। तो अगर ये फर्स्ट टाइम कनेक्ट होने वाले यूज़र्स है, ठीक है, ये फ्रेश डिवाइसेस है, तो इनको रोल के हिसाब से मिलेंगे 30 मिनट्स। अब जो बैड एक्टर है या फिर जो हैकर है, वो इसमें कैसे इंटरफेयर कर सकता है कि अगर वो अपना मैक एड्रेस चेंज कर ले तो वो सेम डिवाइस से रिपीटेडली उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, बार बार वो 30 मिनट्स फ्रीली ले सकता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम के पास में आर्प लिस्ट में मैक एड्रेस यूनिक होना ज़रूरी है। तो अगर हैकर अपने मैक एड्रेस किसी तरीके से चेंज कर ले तो वो सिस्टम को ट्रिक कर देगा। ठीक है, ये था आर्प। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डीएनएस। ठीक है, डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेमिंग सर्विस। ये कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस के अंदर। अब डोमेन नेम जनरली आपको पता होगा, डोमेन नेम यानी कि वेबसाइट्स के नाम, जैसे google.com, फेसबुक, ठीक है, ये सब। तो ये हम जब भी ब्राउज़र में आके कोई वेबसाइट एक्सेस करने को ट्राई करते हैं, हम नाम ऊपर एंटर करते हैं, बट इंटरनेट के ऊपर वो वेबसाइट नाम के थ्रू सेव नहीं है या नाम के थ्रू वो ट्रेस नहीं करता है, उसको वहाँ तक हमको नहीं लेके जाता है, वो आईपी एड्रेस के थ्रू वहाँ तक
लेके जाएगा। वो हमारे कन्वीनियंस के लिए उसको एक नेम में कन्वर्ट किया गया है जिसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। तो जब भी हम google.com डालेंगे तो वो आगे किसी ना किसी IP एड्रेस पे ही जाने वाला है। तो ये सर्विस ये करती है कि बैकग्राउंड के अंदर ही हमारे लिए वो नेम को कन्वर्ट करती है IP एड्रेस में। कन्वर्ट करती है इन द सेंस वो इंटरनेट के ऊपर नंबर ढूंढेंगी जिसके ऊपर वो नेम असाइन है। ठीक है, इसको आप बहुत ईजिली एक फ़ोन बुक के हिसाब से समझो कि जब भी हम कोई फ़ोन डायरी या कॉन्टैक्ट्स देखते हैं, हमको अगर कोई कॉन्टैक्ट को कॉल करना हो तो हम उसके नाम से सर्च करते हैं, ना कि नंबर से। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि हमको नाम पता है, नंबर नहीं पता है, और हमको पता करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमको नाम से एक्सेस हो जा रहा है। बट बैकग्राउंड के अंदर ये सर्विस वो नंबर ढूंढती है। ठीक है, अब इसका भी हम एक CMD एग्जाम्पल देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गूगल या फेसबुक का देखेंगे। अगर मैं CMD में जाऊँ और मैं पिंग करूँ यहाँ पे google.com, तो आप देखोगे यहाँ पे एक IP एड्रेस आ रहा है। अब ये IP एड्रेस हमको जनरली IP एड्रेस जैसा नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये IPv6 वाले वर्जन में है। ठीक है, तो ये भी IP एड्रेस ही है। तो जब मैं google.com डालता हूँ तो वो मुझे यहाँ लेके जा रहा है। ठीक है, यहाँ आपको कहीं भी नाम नहीं दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से ये सर्विस वर्क करती है। जब हम ब्राउज़र पे या क्रोम पे कहीं पे भी जब हम facebook.com या हमारा कुछ जो जिस वेबसाइट पे जाना है वो जब हम इंटर करेंगे तो सर्विस हमको इस एड्रेस के ऊपर लेके जाएंगी। ठीक है, इसका एक और तरीका है, हम इसको डिवाइस बाय डिवाइस समझ सकते हैं कि मेरे डिवाइस से बीच में और कितने इंटरकनेक्शंस है या कितने हॉप्स है हमारे एंड रिजल्ट तक के। तो अगर हम इसको इस तरीके से करें, ट्रेसट एंड देन facebook.com। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो सीरियल नंबर यहाँ पे आ रहे हैं ये अलग अलग हॉप्स है, यानी कि अलग अलग स्टेशन है जहाँ से होके मेरी रिक्वेस्ट गुजर रही है, और एंड में मुझे इस एड्रेस पे वो लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा फेसबुक का एड्रेस है। तो हम देखते हैं कि इसमें कितने हॉप्स हैं। अभी तो यहाँ पे 9 हॉप्स हो गए। ये बीच में अलग अलग डिवाइसेस है, सर्वर्स हो सकते हैं। ठीक है, जिस हॉप के ऊपर हमको टाइम लगेगा या जिस हॉप के हम अभी, जैसे यहाँ पे हम स्टक है अभी, तो वो हॉप जब रिस्पॉन्स करेगा तभी यहाँ पे उसकी एंट्री बनेगी। तो आप इस एग्जांपल के लिए इतना समझ लो कि जितने भी ये सीरियल नंबर आपको दिख रहे हैं ये हमारे और उस वेबसाइट के बीच में अलग अलग स्टेशन से अलग अलग जगह है जहाँ से हमको होके जाना है। ठीक है, और एंड में हम यही पहुँचेंगे इस एड्रेस के ऊपर। तो यहाँ पे कहीं पे भी नाम यूज़ नहीं होगा, तो हमारे लिए ये काम कर देगा DNS। ठीक है, इस रिक्वेस्ट को मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, यही जो मैंने समझाया उसको मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख दिया। आप इसको भी एक बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा थर्ड टॉपिक है उस पर आते हैं। नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, ये एक सर्विस है जो नॉर्मली राउटर्स या और भी नेटवर्किंग डिवाइस में होता है। इसका पर्पज़ ये है कि ये एक IP एड्रेस को दूसरे टाइप के IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये कन्वर्जन कैसा होता है इसको हम सिंपली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। तो हम अगेन हमारे वाइट बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में एक नेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इंटरनेट है, ये मेरा राउटर है, और मेरे राउटर से 3 डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो ये जो डिवाइसेस कनेक्टेड है ये हो गया मेरा प्राइवेट नेटवर्क, और ये इन तीनों के हो गई है प्राइवेट IP। ठीक है, यहाँ पे आपको एक IP दिख रही होंगी। ये जो हमने अभी रिवीजन करे थे वो अब यहाँ पे काम में आएगा। ये है हमारा पब्लिक IP, ये है हमारा प्राइवेट IP। अब होगा ये कि मान लो 1.10 यूज़र को गूगल एक्सेस करना है या इंटरनेट के ऊपर जाना है, तो हमने पहले ही देखा था कि ये एड्रेस तो इंटरनली यूज़ होगा, यानी कि ये राउटर तक ही इसकी लिमिट है, इसके बाहर इंटरनेट है, यहाँ पे इसकी लिमिट नहीं है। तो ये 1.10 रिक्वेस्ट करेगा राउटर को। अब क्योंकि राउटर के पास में एक्सेस है इंटरनेट का, क्यों है? क्योंकि उसके पास में पब्लिक एड्रेस है। तो इसके बिहाफ में ये एड्रेस इंटरनेट पर जाएगा और फिर इसको वह रिक्वेस्ट ला के देगा जो भी इसको एक्सेस करना है। कोई भी वेबसाइट या और कोई चीज़ जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है जो इसको एक्सेस करना था वो ये एक्सेस नहीं करेगा, वो इसके बिहाफ में ये एक्सेस करेगा। तो ये कैसे हो रहा है? राउटर के अंदर नेट सर्विस है जो इस प्राइवेट IP को अपने पब्लिक IP में कन्वर्ट कर रहा है, पब्लिक IP इंटरनेट पे जा रहा है, फिर राउटर के पास रिक्वेस्ट आ रही है, और अगेन जो प्राइवेट नेटवर्क में जिसने रिक्वेस्ट किया था उसके पास वो रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली ये दूसरे नेटवर्क के जो IP हैं ये भी सिमिलर तरीके से ही काम करेंगे, राउटर तक जाएंगे क्योंकि इसकी लिमिट राउटर तक है,
और राउटर पे हमारे पास में पब्लिक आईपी है, वो इंटरनेट पे जाएगा और हमको रिक्वेस्ट ला के देगा। ठीक है, ये उसकी कुछ पॉइंट वाइज यहाँ पे थ्योरी है। जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का वो है DHCP। ठीक है, अब DHCP का मतलब होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट या लोकल नेटवर्क में हर डिवाइस के पास एक आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है, उसी से उसकी आइडेंटिटी है, उसी से वो कम्युनिकेट कर पाएंगा। ठीक है, आईपी एड्रेस एक डिवाइस का आइडेंटिटी होती है, जैसे मैंने अभी बताया, जिससे कि हम उसको नेटवर्क के अंदर लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइस की आइडेंटिटी क्या है, आईपी एड्रेस है, और हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि हम प्राइवेट नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा 192.168, ये जो रेंज वाली है ये हमारी एक प्राइवेट आईपी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि जो एड्रेस हमको DHCP देता है या जो प्राइवेट नेटवर्क के जो आईपीज़ होते हैं वो किसी भी दो सिस्टम के सेम नहीं हो सकते, वो हमेशा अलग अलग ही रहेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि वो सेम हो जाए किसी वजह से, तो फिर वहाँ पे एरर आएगा, जिसको हम बोलते हैं आईपी कॉन्फ्लिक्ट एरर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दो तरीके से आपको आईपी एड्रेस DHCP या कोई भी राउटर या नेटवर्किंग डिवाइस आपको असाइन कर सकता है। फर्स्ट मेथड है स्टैटिक एड्रेस। ठीक है, जैसे हमने अभी आर्क में देखे थे स्टैटिक डायनामिक, ये भी कुछ वैसे ही है। इसमें यूज़र मैन्युअली आईपी एड्रेस टाइप करेगा वहाँ उस सिस्टम पे जाके, जिससे कि वो एड्रेस फिर बाद में चेंज ना हो जब तक कि वो उसको फिर से रीचेंज ना कर दे। ठीक है, ये हो गया स्टैटिक। अब जब नेटवर्किंग न्यू शुरू हुआ था तो नेटवर्किंग में सिर्फ एक ही मेथड था आईपी देने का था, वो है स्टैटिक। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ बाद में फिर DHCP आया, और DHCP की वजह से ही हम डायनेमिक आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड मेथड जनरली यहाँ पे जो आजकल यूज़ होता है वो है डायनेमिक मेथड, जिसमें राउटर का जो DHCP सर्वर है, हर राउटर, हर एक्सेस पॉइंट, हर रिपीटर के अंदर एक DHCP सर्विस होती है, प्रोटोकॉल होता है, जिसके थ्रू हमको आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। ठीक है, ये असाइन आईपी एड्रेस जो है वो चेंज भी हो सकता है क्योंकि वो डायनामिक है। अगर मैं आज अभी कनेक्ट हुआ किसी नेटवर्क से, मुझे आईपी एड्रेस मिला 1.10, मैं डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ टाइम के बाद मैं फिर से कनेक्ट हुआ तो मुझे 1.10 मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो फ्री हो गया था एड्रेस मेरे डिस्कनेक्ट होने के बाद। तो हो सकता है DHCP सर्वर ने उसको किसी और को असाइन किया हो। ठीक है, शायद वो पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे, और अगर वो असाइन नहीं हुआ होगा, अगर वो एड्रेस फ्री होगा तो डेफिनेटली वो एड्रेस मुझे मिलेगा। ठीक है, अब राउटर के पास में जो DHCP सर्वर है, जो DHCP प्रोटोकॉल है, उसके पास एक आईपी का पूल है। ठीक है, हम इसको व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। ठीक है, उसके पास में कुछ आईपी का पूल है, जिसको हम आईपी टेबल्स भी बोल सकते हैं, जिसमें एक स्टार्ट रेंज होती है। मान लो स्टार्ट रेंज उसकी ये है, और एक एंड रेंज होंगी जो मान लो ये है। ठीक है, तो मेरी स्टार्ट रेंज हो गई यहाँ पे 192.168.1.1, और मेरी एंड रेंज हो गई यहाँ पे 192.168.1.255। यानी कि अगर उस डिवाइस से कोई कनेक्ट होता है तो उसको इसमें से ही कोई एड्रेस मिलेगा, इस बीच में से ही कोई एड्रेस मिलेगा, इसके अलावा उसको और कोई एड्रेस नहीं मिल सकता है। अब इसमें से भी 1.1 नहीं मिलेगा, ये गेटवे एड्रेस है। उसके बाद 1.2 से होके 255 तक कोई भी एड्रेस उसको मिल सकता है। तो ये आईपी की एक पूल हो गया, आईपी की एक रेंज हो गई। ठीक है, अब आप कैसे समझ सकते हो कि आपको जो आईपी मिला है वो DHCP के थ्रू मिला है या फिर वो स्टैटिक है? इसके लिए हम चलते हैं CMD में। आपको यहाँ पे कमांड लगाना है ipconfig/all। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ मैं अभी किससे कनेक्टेड हूँ। ठीक है, ये मेरा अभी वायरलेस लैन एडेप्टर है जिससे मैं भी कनेक्टेड हूँ। यहाँ पे एक आपको कॉलम मिलेगा जिसमें एक रो है DHCP अनेबल्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे येस है, यानी कि मेरा जो जिस भी डिवाइस से मैं कनेक्टेड हूँ राउटर से, वहाँ पे DHCP अनेबल्ड है। मुझे ये जो एड्रेस मिला है, अगर आप मेरा एड्रेस देखेंगे यहाँ पे IPv6 के फॉर्मेट में यह भी बता रहा है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं IPv4 भी मिल जाएगा।
ठीक है, जैसे ये इस फॉर्मेट में आप देख लो, इस फॉर्मेट में आपको मिलना चाहिए नॉर्मली। अभी मेरे पास में IPv6 के फॉर्मेट में वो बता रहा है। ठीक है, तो ये मुझे DHCP ने ही असाइन किया है, ये स्टैटिक एड्रेस नहीं है। ठीक है, अब DHCP जब हमको असाइन कर रहा है ये एड्रेस, तो उसके पास में एक पूल है, जैसे मैंने बताया, उस पूल में से मेरे को एक एड्रेस मिल गया, तो उसने मुझे वो एड्रेस लीज पे दिया, मेरे लिए परमानेंट नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि वो डायनामिक एड्रेस है। हमको पता है कि स्टैटिक एड्रेस जो है परमानेंट होता है, डायनामिक वो वेरी करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि DHCP ने दिया है और ये लीज पे दिया है, यानी कि जब मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा तो ये एड्रेस मेरा नहीं रहेगा, ये किसी और को जा सकता है। ठीक है, ये था हमारा लास्ट टॉपिक DHCP। अब जो हमारा डे 4 रहेगा उसमें हम देखेंगे IP एड्रेसिंग।